नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूकेएसएससी पर। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, यह है चिपको मूवमेंट से लेकर क्लास। तो यूएनए इस क्लास का नाम है। इस क्लास का नाम है उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस। अभी तक हमने 5-6 एपिसोड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा हमारी प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यूएनए वाली क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जो तमाम उत्तराखंड की न्यूज़ होती हैं, जो चर्चा में रहती हैं, उन सभी को एनालिसिस करते हैं, जो आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है कि कल हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ की बधाई दी है। तो इस समय आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या है चिपको आंदोलन, हमने लिखा है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चिपको आंदोलन आखिर है क्या। तो इस साल जो है 2023 में प्रदेश जो है चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो ये चिपको आंदोलन हमारी एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से चिपको आंदोलन से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यूकेपीएससी हो या यूकेएसएससी हो। किस तरह के प्रश्न वो पूछता है, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चीज, ये कल के न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, चिपको वन रक्षा और नारी नेतृत्व का नमूना। तो चिपको आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन है। देखिए, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है और विश्व स्तर तक ये आंदोलन पहुंचता है। किन किन की भूमिका इसमें रहती है इसे विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए, कौन कौन से पुरस्कार इसमें मिले, ये सब हम लोग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चिपको आंदोलन आखिर शुरुआत कब हुई इसकी। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है 24 मार्च 1974 को इसकी शुरुआत होती है। आप सभी को पता होगा, आपने अगर परीक्षावाणी पढ़ी है तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 24 मार्च 1974 को। ये एग्जाम दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तिथि हमसे पूछी जाती है एग्जाम में। इसी के साथ साथ स्थान भी हमसे पूछा जाता है कि किस स्थान से ये शुरू हुआ था। तो रैणी गांव चमोली से ये आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, चिपको आंदोलन दरअसल था क्या, सबसे पहले इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि चिपको आंदोलन था क्या। आप सभी को पता है कि चिपको आंदोलन जो है 70 के दशक में बाजों के साथ हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, यही नारे जो हैं चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से नारे जो हैं चिपको आंदोलन से रिलेटेड हैं। तो इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं इस समय कि चिपको आंदोलन आखिर है क्या। इस आंदोलन की शुरुआत आप सभी को पता है कि 1972 से वनों की अंधाधुंध कटाई। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि चमोली गांव में क्या है उस समय सरकार जो है वनों की अंधाधुंध कटाई कर रही होती है। तो उसी के रोकने के उद्देश्य से 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला कौन होती है? गौरा देवी। क्योंकि हम जानते हैं ना कि चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें कि जननी कौन है या फिर चिपको आंदोलन से जो सक्रिय भागीदारी किसकी रही है, तो वो गौरा देवी की रही है। तो उस समय क्या होता है, 23 वर्षीय महिला गौरा देवी के द्वारा की गई इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा तथा ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपका जाता था। इसी कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गौरा देवी जी हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ों के चारों तरफ चिपक कर कि पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। तो इसी आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन नाम दिया गया। शुरुआत में क्या हुआ कि सरकार जब 70 के दशकों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रही थी, तो वहीं पर रैणी गांव में एक विधवा महिला थी जिसका नाम था गौरा देवी। वो क्या करती हैं, अपने सहभागियों के साथ, बहुत सारी उनके जो दो मतलब गांव के इधर उधर के लोग होते हैं, उनके साथ पेड़ों के चारों ओर चिपक कर उस पेड़ की सुरक्षा करती हैं। तो इसी आंदोलन को क्या नाम दिया गया? चिपको आंदोलन नाम दिया गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें कि चिपको आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। तो देखिए, जिस तरीके से एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, इस बार हमसे पूछा था कि कुली बेगार में इनमें से कौन संबंधित नहीं था, उसी प्रकार से चिपको आंदोलन में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, 3 चेहरे जो प्रमुख है, चंद्री प्रसाद भट्ट जी हो गए, गौरा देवी जी हो गए और सुंदरलाल भगुणा जी, ये 3 हैं जो है प्रमुख नाम है इसके चिपको आंदोलन के। उसके अलावा इसमें जो काफी नाम है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले गौरा देवी जी जो इसकी जननी है, सुंदरलाल भगुणा जी, चंद्री प्रकाश भट्ट। तो चंद्री प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल भगुणा जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन गौरा देवी जी की होती है इसकी जननी होती है। इसी के साथ साथ शमशेर सिंह बिष्ट जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुरसा देवी, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बचनी देवी, ये नाम भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गोविंद सिंह रावत, ये सभी नाम वो हैं जो चिपको आंदोलन में कहीं ना कहीं की सक्रिय भागीदारी रही थी। धूम सिंह नेगी जी, ठीक है, धूम सिंह नेगी होगा, यहाँ पे नेजी हो गया, इसे नेगी करिएगा। इसी के साथ साथ घनश्याम रतूरी, तो ये सभी लोग जो होते हैं चिपको आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इन नामों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से टेलीग्राम में मैं लगातार न्यूज़पेपर्स की कटिंग डालता हूं। आजकल आपने देखा होगा कि यूकेपीएससी क्या है, लगातार कहीं ना कहीं हमसे करंट अफेयर हो या फिर करंट में जो टॉपिक रहे होते हैं उन्हीं से हमारे क्वेश्चंस पूछता है। तो
इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर मैं ऑनलाइन क्विज कराता रहता हूं टेलीग्राम में, तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है, हम अपने फेसबुक पेज पर भी उसे साझा करते हैं। देखिए, देश के सबसे 5 पढ़े लिखे राज्य, इस टाइप से जो फिगर्स एंड जो डाटा है हम लोग अपने फेसबुक पर डालते हैं, टेलीग्राम में डालते हैं, तो आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि लगातार आप जो है करंट अपडेट से जुड़े रहें। और आपने हमारी कम्युनिटी टैब में देखा होगा किस तरीके से लगातार हम क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर आप लोगों से। इसी के साथ साथ क्या होता है, इसका संडे को फ्री टेस्ट होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक फ्री टेस्ट नहीं दिया है तो मैं आपको बोलूंगा, कल हमने संडे को फ्री करंट अफेयर का टेस्ट कराया था, अभी तक हम 3 करंट अफेयर का फ्री टेस्ट करा चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने जीएस का भी फ्री टेस्ट कराया है। यहां पर आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, यहां पर 1 रुपया दिखाएगा, मैंने आपको बता दिया है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वो वीडियो आ रहा होगा, आप उसे देख लीजिएगा एक बार कि किस तरीके से आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। इसी के साथ साथ संडे को आपका फ्री का टेस्ट होता है एप्लीकेशन पर करंट अफेयर का। उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, देश या उत्तराखंड के हम सभी करंट अफेयर जो चर्चाओं में टॉपिक रहे होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी आपको इस तरीके से वहां पर डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहां पर आपको वीडियो भी दिख जाएगा कि किस तरीके से आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। यहां पर एक टेस्ट हमने अपलोड करा है, 2, 3, और लगातार हम यहां पर हर संडे को जो है करंट अफेयर का फ्री टेस्ट करवाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे चिपको आंदोलन के टॉपिक की तरफ। तो ये सभी नाम मैंने आपको बताया कि ये कितने महत्वपूर्ण नाम है, इन नामों को आपको नोट करना है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे, चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नारे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चिपको आंदोलन जो है एक बहुत ही सक्रिय आंदोलन उत्तराखंड में रहा था। उत्तराखंड के बाद क्या हुआ, ये देश और विदेश में भी इस आंदोलन की जो है गूंजें सुनाई देने लगी। तो इसी से रिलेटेड कुछ नारे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला नारा है हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा। ये किसने दिया था, ये दिया था सुंदरलाल भगोड़ा जी ने। तो इन्होंने क्या नारा दिया था, कभी कभी डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन बन जाता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किससे संबंधित है, तो ये तो चिपको आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। और कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि ये नारा दिया किसने था, तो ये नारा जो जिसने दिया था उनका नाम था सुंदरलाल भगोड़ा जी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से नारा संबंधित हो जाएगा। और ये नारा किसने दिया था, ये दिया था सुंदरलाल भगोड़ा जी ने। इसी के साथ साथ दूसरा नारा अगर मैं बात करूं, हिम पुत्रियों की यही ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, इस टाइप का नारा भी आपको देखने को मिलता है। ये नारा भी किससे संबंधित हो जाएगा, चिपको आंदोलन से। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा जो गौरा देवी जी के द्वारा दिया गया था, वो नारा था मारो गोली और काट लो हमारा मायका। तो ये मारो गोली किनको कहा जा रहा था, ये मारो गोली कहा जा रहा था सरकारों को, और काट लो हमारा मायका, तो ये मायका शब्द है। ठीक है, जंगल को गौरा देवी के द्वारा मायका कहकर संबोधित किया गया था। आगे हम संक्षिप्त में जानेंगे कि किस तरीके से चिपको आंदोलन का जो इतिहास और पृष्ठभूमि रही है। तो यहां पर गौरा देवी जी क्या कहती है, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। तो मायका शब्द संबंधित हो जाएगा जंगलों से, क्योंकि जंगलों से गौरा देवी का ऐसा मानना था कि हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, हमें वन संसाधन पर जितने भी तमाम हमारे संसाधन है, हमें कहीं ना कहीं वन से बहुत लाभ पहुंचता है, तो वो एक टाइप का हमारा मायका है। तो इसीलिए ये नारा किसने दिया था, गौरा देवी जी ने नारा दिया था। इस चीज को भी आपको नोट करना है, गौरा देवी जी ने नारा दिया था, और इसका संबंध भी चिपको आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नारा देख लेते हैं। अगला नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था सुंदरलाल भगोड़ा जी ने। ये नारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि ये नारा किससे रिलेटेड है और किसने ये नारा दिया था। तो ये सभी नारे जो हैं चिपको आंदोलन से संबंधित नारे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम चिपको आंदोलन को विश्व शिखर तक पहुंचाने वाले पर्यावरणविद। देखिए, आपको पता है कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी इसे चिपको आंदोलन नाम से ही जाना जाता है। तो इसको जो शिखर पर पहुंचाने वाले थे, देखिए गौरा देवी जी ने तो क्या करा था, चमोली जिले से शुरुआत करी थी, लेकिन विश्व शिखर पर पहुंचाने के लिए इसको सुंदरलाल भगोड़ा जी और चंद्र प्रकाश भट्ट जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गौरा देवी जी के बारे में। तो गौरा देवी जी, इनका जन्म 1925 में उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था। तो आपको यह भी नोट करना है, डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि गौरा देवी का जन्म कहां हुआ था, चमोली जिले के लाता गांव में इनका जन्म होता है। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि चिपको आंदोलन की जननी किसे माना जाता है, तो गौरा देवी जी को माना जाता है। चिपको वुमेन नाम से कौन जानी जाती है, देखिए इनका उपनाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चिपको वुमेन किसे कहा जाता है, तो चिपको वुमेन जो कहा जाता है गौरा देवी जी को। चिपको वुमेन के नाम से जाने जाने वाली गौरा देवी का निधन 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 को हुआ था। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो 66 वर्ष की उम्र में होती है और 4 जुलाई 1991 में हो जाती है।
इसी के साथ साथ दसौली ग्राम स्वराज मंडल की 30 महिला मंगल दल की अध्यक्ष कौन होती हैं? ये होती है गौरा देवी जी। तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि चमोली जिले में जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी वो कौन थी? तो वो गौरा देवी जी थी। और यही क्या थी? दसौली ग्राम स्वराज मंडल। ठीक है, वहां पर क्या होता है? 30 महिला मंगल दल होता है। महिला मंगल दल मतलब वहां पर एक महिलाओं का समूह होता है जो चिपको आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वो लोग क्या करती हैं? जंगल में जब पेड़ कटाई होती है या कुछ भी चीज होती है तो उसका विरोध करती हैं। तो उन्हीं की अध्यक्ष होती हैं गौरा देवी जी। इसी के साथ साथ इनमें जो महिला मंगल दल होती है इनमें कौन कौन होती हैं? बती देवी जी होती हैं, इसमें महादेवी जी होती हैं, भूसी देवी होती हैं, रित्ती देवी होती हैं, लीमामती देवी होती हैं, इसमें उमा देवी, हरिका देवी और बाली देवी, पासा देवी, रुक्का देवी, रूपसा देवी, तिलाड़ी देवी और इंदिरा देवी। ये सभी लोग किसमें शामिल होते हैं? महिला मंगल दल में। तो ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अगर डीपो क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता है कि वो इस टाइप से नाम दे देता है कि इनमें से किस महिला का संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। तो 3 नाम यहां से उठा लेगा, एक नाम कहीं और से दे देगा आपको। तो अगर आपको ये नाम पढ़ने हैं तो इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गौरा देवी जी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर कभी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, गौरा देवी जी को प्रथम, या किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया गौरा देवी जी को। और कब दिया गया? 1986 में। तो ये थी गौरा देवी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये चित्रों में आप देख सकते हैं, यहां पर गौरा देवी जी ये हैं। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे अगले जो पर्यावरणविद है उनकी ओर। अगले पर्यावरणविद हैं जो इसको शिखर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की जो इसमें काफी सक्रिय भूमिका रहती है। आप देख सकते हैं यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में पूरे कथन मैंने दिया है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बात करूं तो इनका जन्म होता है 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु जो होती है 21 मई 2021। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु जो है आज से 2 साल पहले हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट से रिलेटेड, अब एकदम करंट तो नहीं पूछता है, 2 साल पहले का ये करंट ही हो गया। तो इनकी जो मृत्यु हुई है मई 2021 में हुई है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु कब हुई थी या इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म होता है मरोड़ा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में होता है। तो इनकी जो पत्नी होती है, उनका जीवन साथी, उसका नाम क्या होता है? विमला बहुगुणा उसका नाम होता है। आगे हम देखेंगे कि विमला बहुगुणा जो होती हैं ये भी चिपको आंदोलन से कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका इसमें निभाती हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपने जाना, इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 1927 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 2001 को, और जन्म होता है मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में जो ये पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि यूकेपीएससी क्या करता है। देखिए बहुत सारे हमारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली यूएनए वाली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है, उत्तराखंड की जो चर्चित परियोजनाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आयोग जो है प्रश्न पूछता है। यूएनए वाली क्लास में हम वही चीज देखते हैं जो टॉपिक हमारे चर्चा में रहे होते हैं। अब देखिए चिपको आंदोलन जो है चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इसकी जो 50वीं वर्षगांठ है वो पूरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहां से वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठा सकता है। तो इतने सारे हमारे टॉपिक होते हैं, चाहे वन से रिलेटेड हो चाहे किसी से रिलेटेड हो, हम हर चीज को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करंट में टॉपिक रिलेटेड रहते हैं उन सभी चीजों को हम थोड़ा डीपली पढ़ सकते हैं। तो यूएनए वाली क्लास में आपको ये देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं सुंदरलाल बहुगुणा जी की, तो 1970 के दशक में पहले वे चिपको आंदोलन से जुड़े रहे। 1980 के दशक से 2004 तक टिहरी बांध के निर्माण कार्य के विरुद्ध आंदोलन किया। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, देखिए इनके 2 चीज हमें देखने को मिलता है। अभी आपने हाल फिलहाल में पटवारी के एग्जाम में देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था कि साइकिल रैली का नेतृत्व किसने करा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने करा था। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनकी जो काफी सक्रिय भूमिका रही थी चिपको आंदोलन और टिहरी बांध में। टिहरी बांध में अलग तरीके से इनकी जो भूमिका रही थी वो उसे हम जानेंगे कभी अगले सेशन में, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन में जो है 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा जी जुड़े रहे। अपनी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलियारी में पर्वतीय नवजीवन मंडल, तो पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना डायरेक्ट हमसे पूछी जाती है, किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन आपको विंसर में भी देखने को मिल जाएगा कि पर्वतीय नवजीवन मंडल, या हम कहें नवज्योति आश्रम की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी सुंदरलाल बहुगुणा जी और उनकी पत्नी श्रीमती बिमला नौटियाल जी ने। तो जिनका नाम, असली नाम देखिए बिमला नौटियाल है, कभी कभी बिमला बहुगुणा भी आपको देगा, तो इसमें आपको ऑप्शन के साथ जाना है कि कौन सा ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है। तो कभी बिमला बहुगुणा दिया हो तो वो भी सही है, या फिर श्रीमती बिमला नौटियाल भी दिया हो तो वो भी सही है। तो इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करते हैं। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि 1971 में किस व्यक्ति ने 16 दिन का अनशन किया था शराबों की दुकान के विरोध के लिए? तो ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। तो ये भी आपको नोट करना है।
इसी के साथ साथ चिपको आंदोलन के कारण विश्व भर में विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि गौरा देवी जो जानी जाती हैं चिपको आंदोलन की जननी जानी जाती है, लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है वृक्षमित्र नाम से। लेकिन देखिए वृक्ष मानव अलग हैं, वो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हो जाएंगे, लेकिन वृक्षमित्र कभी पूछेगा तो ये हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। इसी के साथ साथ बहुगुणा जी के कार्य से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इन्हें पुरस्कारित भी किया था। तो 1980 दशक में इन्हें किसने पुरस्कार दिया था? अमेरिका की एक फ्रेड ऑफ नेचर नामक संस्था ने। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं सुंदरलाल बहुगुणा जी की, चित्रों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है पेड़ पर लिपट कर चिपको आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या फिर चिपको आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो पुरस्कार मिलते हैं। सबसे पहले बात करें 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा को भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ साथ 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार भी सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है। तो यहां पर अगर हमने ऊपर देखा था कि गौरा देवी को भी वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा को कब मिला था? 1985 में मिला था। इसी के साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो है 1981 में भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसी के साथ साथ 1983 में जमनालाल बजाज पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिला था और 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार। ये भी कहीं ना कहीं भारत का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो ये आपको नोट करना है। देखिए डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण कब मिला? तो उन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला था। इसी के साथ साथ 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था। तो ये सभी डिटेल जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। चलते हैं आगे, हमारे अगले पर्यावरण भी देख लेते हैं। तो अगले हैं हमारे चंडी प्रकाश भट्ट जी। तो चंडी प्रकाश भट्ट जी आपको पता ही है, ये इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। चित्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर चंडी प्रकाश भट्ट जी का जो ये है फोटो चंडी प्रकाश भट्ट जी की है। तो चंडी प्रकाश भट्ट जी के बारे में अगर मैं बात करूं, इनका जन्म होता है 23 जून 1934 को गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड में। तो अगर कभी इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी कि चंडी प्रकाश भट्ट जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो गोपेश्वर चमोली में क्या होता है? चंडी प्रकाश भट्ट जी का जन्म होता है। और कब होता है? 23 जून 1934 को। इनका व्यवसाय अगर आपसे पूछा जाए कि कभी कभी व्यवसाय भी पूछ लेता है, तो इनका व्यवसाय हो जाएगा पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रकाश भट्ट जी जो थे। ठीक है, चंडी प्रकाश भट्ट जी ने सन 1964 में गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, आप काफी एग्जामों में देख चुके होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो करते हैं चंडी प्रकाश भट्ट जी करते हैं। और कब करते हैं? 1964 में। तो इसीलिए मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है ताकि हाईलाइट आपको दिखे कि दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना कौन करता है? चंडी प्रकाश भट्ट जी करते हैं। और कब करते हैं? 1964 में गोपेश्वर में। ठीक है, स्थापना की जो कालांतर में चिपको आंदोलन से मात्र संस्था बनी और बाद में चंडी प्रकाश भट्ट को इस कार्य के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको पता है कि एशिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो जाएगा, जिसे जो चंडी प्रकाश भट्ट जी को मिला था 1982 में। तो ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि चंडी प्रकाश भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो चंडी प्रकाश भट्ट जी को जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1982 में मिला था। और किस कार्य के लिए मिला था? देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, ये कार्य के लिए मिला था पर्यावरण के लिए। तो आपको ये नोट करना है कि चंडी प्रकाश भट्ट जी को पर्यावरण के लिए मिला था। तो ये हमसे पूछा जाता है कि इनको पुरस्कार जो है क्यों मिला था, तो पर्यावरण के लिए ये मिला था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं चंडी प्रकाश भट्ट जी के अलावा उत्तराखंड से अभी तक 2 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पहले तो चंडी प्रकाश भट्ट जी हो जाएंगे जिन्हें 1982 में पर्यावरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला था। इसी के साथ साथ दीप जोशी एक हमारे, जिन्हें 2009 में मिला था। ठीक है, तो दीप जोशी को कब मिला था? दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे कब मिला था? 2009 में मिला था। और इनको मिला था सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। तो ये भी आपको नोट करना है, सामाजिक कार्य के लिए किसे मिला था? दीप जोशी को मिला था 2009 में। तो ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं बात करूं, पद्म भूषण पुरस्कार 2005 में चंडी प्रकाश भट्ट जी को भारत सरकार देती है। और गांधी शांति पुरस्कार, ये काफी महत्वपूर्ण है, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में इन्हें मिलता है चंडी प्रकाश भट्ट जी को। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें सोनिया गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। तो आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। देखिए इनसे रिलेटेड हर एक फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंडी प्रकाश भट्ट जी जो है काफी सक्रिय भूमिका जो निभाते हैं चिपको आंदोलन में। तो इनके जन्म से लेकर, इनके कार्य से लेकर, इनके पुरस्कार से लेकर सभी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे चल लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि पूर्व परीक्षाओं में चाहे यूकेपीएससी हो या यूकेएसएससी हो, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस टाइप से हमसे पूछता है। तो एक क्वेश्चन बना था पीसीएस 2003 का, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था। तो ये तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो चिपको आंदोलन शुरू होता है चमोली में होता है, तो चमोली जिले, उत्तराखंड के चमोली जिले से क्या होता है, चिपको आंदोलन शुरू होता है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी। तो ऊपर आपको मैंने बताया कि जो महिलाओं को नेतृत्व कर रही थी वो कर रही थी गौरा देवी जी। तो महिला मंगल दल बना था ना ऊपर की दसौली ग्राम का, तो इसका नेतृत्व जो कर रही होती है गौरा देवी जी, इसका नेतृत्व कर रही होती है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। तो गौरा देवी का जो संबंध रहा है, मैंने आपको बताया है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ताकि आपको ये यूएनए वाली क्लास सिर्फ यही क्लास नहीं है कि आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, आपको ये भी बताया जाएगा किस तरीके से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो इनका कार्य पूछ लेगा कौन से जिले में किया इन्होंने, ये किस जिले से संबंधित है, या पूछ लेगा इनका संबंध किस चीज से रहा है। तो इनका जो संबंध हो जाएगा चिपको आंदोलन से रहेगा। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बीसीएस 2004 में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो आपको ये सभी चीजें नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था। तो इसी टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था चमोली जिले में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ग्रुप सी लेवल एग्जाम से, मैंने आपको हर एक वो चीज समझा दी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये नारा किससे संबंधित था। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा सबसे पहले यह संबंधित हो जाएगा चिपको आंदोलन से। और किसने ये नारा दिया था? ये नारा दिया था सुंदरलाल भगुणा जी ने। ऊपर हम इसे देख चुके हैं, सुंदरलाल भगुणा जी ने ये नारा दिया था। कौन सा नारा? हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा, गुणा जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। चंडी प्रकाश भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला। तो देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया था, ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। तो चंडी प्रकाश भट्ट जी को जो रैमन मैग्सेसे मिलता है 1982 में मिलता है, और पर्यावरण कार्य के लिए इन्हें मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ऊपर मैंने आपको बताया था चंडी प्रकाश भट्ट जी को पद्म भूषण कब मिलता है, 2005 में इन्हें पद्म भूषण मिलता है। तो पर्यावरण के लिए इन्हें मिलता है, और पद्म भूषण कब मिलता है इन्हें, 2005 में मिलता है चंडी प्रकाश भट्ट जी को। इसी के साथ साथ मैंने ऊपर आपको बताया था उत्तराखंड से अभी तक 2 ही लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो वो कौन से दूसरे व्यक्ति हैं? हमारे दीप जोशी, जिन्हें सामाजिक कार्य के लिए 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कि चिपको आंदोलन का इतिहास और असर। देखिए, अब यहां पर मैंने डिटेलली बताया, यूएनए वाली क्लास में आपको पता है कि किस तरीके से हम इस क्लास में ग्रुप सी से स्टार्ट करते हैं, और अंतिम हम इसे चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, हर वो एग्जाम के लिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने फुली डिटेल में चिपको आंदोलन को समझाया है। अब यहां से जो है हमारे 2 अच्छे एग्जाम है, उन एग्जामों में चाहे आरओ हो या एआरओ हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, उनमें जो है हमारे शब्दों में लिखने के लिए आता है चिपको आंदोलन। कम से कम हमें 50-100 वर्डों में लिखना होता है। तो उन सभी चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। यहां से आपको काफी सारे की पॉइंट मिल जाएंगे आपके एग्जाम में लिखने के लिए। तो चिपको आंदोलन का इतिहास और असर क्या रहता है? 1974 में वन विभाग जोशीमठ ब्लॉक में रैणी गांव के पास पेंग मुंगरा जंगलों के पेड़ों के कटान के लिए चुना। ये चुना किसने? भारत सरकार ने। यह इलाका 1970 में भीषण अलकनंदा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो 1970 में क्या हुआ था? अलकनंदा में बाढ़ आई थी। तो ये भी आपको यहां से एक फैक्ट मिल जाता है, बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऋषिकेश के एक ठेकेदार जगमोहन भल्ला को 4.7 लाख रुपए में 680 हेक्टेयर से अधिक जंगल की नीलामी की गई। लेकिन रैणी गांव की महिलाओं ने, महिला मंडल की प्रधान गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च, देखिए 26 मार्च यानी कल के दिन क्या हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। कब? 26 मार्च 1974 को ठेकेदार के मजदूरों को बाहर निकाल दिया। तो ठेकेदार और मजदूरों को जो वहां से भगा देती हैं गौरा देवी और उनके अन्य सहयोगी जो होते हैं, जो ठेकेदार होता है जगमोहन भल्ला, इसको क्या करते हैं? पेड़ों की कटान करने से रोक देते हैं और इनको गांव से भगा देते हैं। यह चिपको आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं द्वारा पहल की गई, खासकर जब उनके पुरुष आसपास नहीं थे। रैणी की घटना ने राज्य सरकार को दिल्ली से वनस्पतिक शास्त्र वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठन। देखिए, अब यहां पर आपको आ जाएगा कि चिपको आंदोलन से संबंधित कितने सदस्यों का गठन किया गया। तो यह किया गया 9 समितियों का। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां पर क्या है कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड राज्य सरकार को दिल्ली के वनस्पति शास्त्र वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में, कभी कभी अध्यक्षता पूछ लेगा कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड 9 सदस्यीय कमेटियों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वीरेंद्र कुमार जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और कितने सदस्यीय कमेटी होती है? 9 सदस्यीय कमेटी होती है। करने के लिए मजबूर किया, और जिनका सदस्यों में सरकारी अधिकारी थे, इनमें स्थानीय विधायक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के गोविंद सिंह नेगी भट्ट
तथा जोशीमठ ब्लॉक के प्रमुख गोविंद सिंह रावत शामिल थे। समिति की रिपोर्ट 2 साल बाद प्रस्तुत की गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करा हुआ है। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो थोड़ा सा डीप लेवल के प्रश्न हो जाते हैं। समिति अपनी जो रिपोर्ट होती है 2 साल बाद पेश करती है, जिसके कारण रैणी में अलकनंदा के ऊपरी क्षेत्र में लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में व्यावसायिक वानिकी पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया और 1985 में प्रतिबंध को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो चिपको आंदोलन से आपको पता है कि काफी ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली थी उत्तराखंड से मिली थी और विश्व स्तर तक इसे जाना गया। चिपको आंदोलन के कारण ही मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता दूं, इसी आंदोलन के कारण कहा जाता है कि चिपको आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, कहा जाता है कि 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम है और यहां तक कि केंद्र सरकार में जो पर्यावरण मंत्रालय है इसका गठन भी कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन, इसका गठन की जो वजह मानी जाती है वो कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन को माना जाता है। तो यहां सर आपने क्या नोट करा कि जो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है और जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है इसका जो उपज है वो कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन को माना जाता है कि जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ और चिपको आंदोलन जब व्यापक स्तर पर फैला, इसी की देन है जो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है वो लाया गया और भारत सरकार में वन मंत्रालय का गठन किया गया। आगे चलते हैं, थोड़ा अधिक इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो यहां पर है 1974 में 25 जुलाई को एक संघर्ष शुरू हुआ जो अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी के चलते उत्तरकाशी के पास व्याली वन क्षेत्रों के ग्रामीण द्वारा पेड़ों को काटे जाने से रोका गया। कुमाऊं में चिपको ने 1974 में नैनीताल में नैना देवी मेले में अपनी शुरुआत की। तो ये देखिए यहां पर भी आपको क्वेश्चन इसी टाइप से बन सकते हैं कि कुमाऊं में चिपको आंदोलन ने अपनी शुरुआत कब की। तो कुमाऊं में चिपको आंदोलन जो होता है अपनी शुरुआत करता है 1974 में नैनीताल से और नैना देवी मेले से ये शुरू करता है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर आप ये की पॉइंट अगर अपने एग्जामों में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि आपने बहुत डीपली इसी चीज को पढ़ा है। फिर क्या होता है, फिर नैनीताल, रामनगर और कोटद्वार सहित कई स्थानों पर वन नीलामी के अवरुद्ध करने के लिए यह आगे बढ़ा। तो कुमाऊं में इसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है? नैनीताल के नैना देवी मेले से ये शुरुआत करता है। आगे 1977 में तवा घाट में बड़े भूस्खलन से के बाद कुमाऊं में आंदोलन की गति पकड़ी और छात्रों ने 6 अक्टूबर 1977 को नैनीताल के शैली हॉल में नीलामी को रोक दिया। ठीक है, तो शैली हॉल नैनीताल में क्या होता है, वनों के कटान के बाद जो वहां पेड़ होते हैं या फिर उनकी नीलामी हो रही होती है तो वहां पर छात्र क्या करते हैं, इस नीलामी को रोक देते हैं। फिर 28 नवंबर को एक और विरोध करने पर छात्रों को पुलिस और कई कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन तितर बितर कर दिया गया। गिरफ्तार लोगों ने नैनीताल क्लब को आग के हवाले कर दिया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। तो ये सभी वो फैक्ट है, यहां पर आप नोट कर सकते हैं। इसी बीच टिहरी गढ़वाल में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको कार्यकर्ताओं ने मई 1977 में हिंडवॉल घाटी में पेड़ों की कटाई के विरोध करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अदवानी और सालेत के जंगलों की रक्षा करने के लिए दिसंबर 1977 में विरोध किया और अगले साल मार्च में नरेंद्रनगर में एक जंगल की नीलामी का विरोध करने पर महिलाओं सहित 23 स्वयं सेवकों को गिरफ्तार किया। बड़ियारीगढ़ के जंगलों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन ने 9 जनवरी 1979 को बहुगुणा जी को जेल में डालने के बाद गति पकड़ी। तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन में कब जेल हुई थी? 9 जनवरी 1979 में। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी इस टाइप से फैक्ट आ जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन में कि कब जेल हुई थी, तो उनको जो जेल हुई थी 9 जनवरी 1979 को होती है। आगे इसमें कहा गया है कि जो चिपको आंदोलन होता है, चिपको आंदोलन ने 1977 और 78 के दौरान चमोली में गतिविधि को फिर से शुरू किया। तो चिपको आंदोलन जो अपनी गति को फिर से कब शुरू करता है? 1977 और 1978 से। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है लगभग 26 मार्च को इसकी शुरुआत होती है। 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन शुरू होता है चमोली के रैणी गांव से, ये मैं आपको बता चुका हूं। और दोबारा गतिविधि कब पकड़ता है? 1977-78 के दौरान। पुलना की महिलाओं ने भयंदर घाटी के जंगलों में काटे जाने पर जंगलों को काटे जाने को रोका। ठीक है, 1980 में डुंगरी पैटोली में और 1984-85 में के अंत तक बाचार में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए। तो 1900 डुंगरी पैंतोली आंदोलन आता है, आपने सुना होगा डुंगरी पैंतोली आंदोलन जो चलाया गया था बांज वृक्षों के कटान के लिए चलाया गया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बनता है हमारे एग्जाम में, डुंगरी पैंतोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1984-85 में। और किससे रिलेटेड था? ये बांज वृक्षों की कटाई से रिलेटेड था।
लेकिन तब तक चिपको विरोध अपनी अंतिम सांस ले रहा था। शुरुआती फायदों के बाद भट्ट ने वृक्षारोपण कार्य, पर्यावरण विकास शिविरों और महिला मंगल दल एएमडी ने महिलाओं के संगठित करने पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। 1977 में ब्रिटिश वनपाल रिचर्ड सैंडबर्ग बेकार से भगोड़ा से मिलने के बाद वे एक उत्साही संरक्षणवादी बन गए और अप्रैल 1981 में उन्होंने हिमालय में 1000 मीटर से ऊपर पेड़ के काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग को समर्थन में अनिश्चितकालीन उपवास पर चल गए। इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, ने इस मामले को देखने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। हालांकि समिति ने वन विभाग और उनकी निरंतर उपज वानिकी नीति को दोष मुक्त करार दिया। सरकार ने उत्तराखंड हिमालय व्यावसायिक कटाई पर 15 साल की मोहलत को लागू किया और अधिगस्त में बहुत पहले। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि चिपको ने व्यावसायिक वानिकी को काफी धीमी कर दिया, जिसके चलते 8 पहाड़ी जिलों को प्रमुख वन उपज की उत्पादन 1971 में 62,000 क्यूबिक मीटर घन और 1981 में 40,000 मीटर घन हो गया। तो यहाँ पर जो था, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। तो यूएनए वाली क्लास में हम इस चीज़ को देखते हैं, पूरी डिटेल हम इसको देखते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के लिए हम कभी भी नहीं बोलते हैं, फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई जाती है। इसमें हर एक वो फैक्ट डाले जाते हैं, चाहे वो आपके अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, या फिर आपके उत्तराखंड ग्रुप सी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। उन क्वेश्चनों को हम इसमें डालते हैं और उसी के साथ आपको इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो भविष्य में आपको इस टाइप से कौन सी क्लासेस चाहिए, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा बैच, फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा है अभी फिलहाल। उसमें आपको मिलते हैं 16 प्रैक्टिस सेट विद वीडियो सॉल्यूशन, साप्ताहिक परीक्षा टारगेट के साथ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां से आप फ्री में संडे को जो है करंट अफेयर का टेस्ट दे पाएंगे। और साथ साथ ही अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आप हमारे बैच से बिल्कुल एक जेन्युइन प्राइस के साथ परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डलते हैं, जहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, उसके साथ साथ आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है। पूरे 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसको थोड़ा डीपली समझाया जाता है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाता है। साथ ही साथ इसकी आपको जो है पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि आप रिवीजन कर पाएं। तो ये थी यूएनए की क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।